सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हदें रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। वेलकम स्टूडेंट, समाधान स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अदिति यादव और आज हम बात करने वाले हैं बायो के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। ये देखिए, यहाँ इंग्लिश में भी है। ये हम बात करें मैचिंग के बारे में। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमारे पास होना चाहिए एक रफ रजिस्टर, पेन और हमारे पास एक बोतल होनी चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। वैसे भी गर्मी बहुत पड़ रही है, तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम स्टार्ट करते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चन। तो हमने बात की मैचिंग में जो हमें पहले आता है हम उसको मिलाएंगे। तो देखो भैया, ग्लाइकोलाइसिस को बोलते हैं EMP पाथवे। तो बी का हो गया हमारे पास फोर्थ ऑप्शन। देखो बी का फोर्थ ऑप्शन किस किस में है? बी का फोर्थ ऑप्शन तो सभी में है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं TCA साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसे बोलते हैं हम लोग सिट्रेट सिंथेज, यानी डी का पहला। तो डी का पहला हो गया और बी का चौथा। हम देखते हैं अब सी का, यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि OP। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं OP। तो आज से ध्यान रखना, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए OP क्या है? हमारे लिए OP है ETS। ध्यान रखना, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में OP हमारे लिए क्या है? OP हमारे लिए है ETS। ये ETS यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? ETS में होता है, यानी कि सी का हो गया हमारा ETS, यानी कि इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, यानी कि सी का तीसरा इस ऑप्शन में, यानी कि 148 का आंसर फर्स्ट चला जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम बात करें ये वाला 49 वाला क्वेश्चन की। मेलोनेट किसकी सक्रियता को रोककर रोग कारक की वृद्धि को रोकता? तो इसका आंसर चला जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोनेज। और ये जो मेलोनेट और सक्सिनेट डिहाइड्रोनेज है, ये दोनों एक तरह का कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर शो करते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो मेलोनेट है, ये किसकी सक्रियता को रोग कारक की वृद्धि को रोकता है? इसका आंसर सक्सिनेट डिहाइड्रोनेज। इसमें इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया भी इसी में आता है, और ये कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर का एग्जाम्पल है। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर किसे कहते हैं? सोचिए एक बार। तो जब संदमन, जो भी इन्हिबिटर है ना, वो अपने क्रियाधार के काफ़ी समान हो जाता है। जब संदमन अपने क्रियाधार के काफ़ी समान हो जाता है तो इसे ही बोलते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर। इसे NCERT में कैसे लिखा है वो मैं आपको बता दूं। जब संदमन अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार में काफ़ी समानता दर्शाता है तो एंजाइम की क्रियाशीलता जो है ना, वो ये जो संदमन है, ये संदमन और ये क्रियाकारक है, ये दोनों काफ़ी संरचना समान होती हैं, आणविक संरचनाएं समान होती हैं, और ये जो है ना, इसकी क्रियाशीलता को समाप्त करता है। इसे ही बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर, यानी ये संदमन कर देता है। तो ये एक संदमन का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उम्मीद है आप लोगों ने सही दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गॉसेस एक्सक्लूसिव। ये देखिए, गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, ये यहाँ पर देख लीजिए इसका। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन सही से दिख रहा होगा। पहले हम लोग स्टेटमेंट फर्स्ट को देखते हैं। गॉसेस के स्पर्धी अपवर्जन नियम के अनुसार एक ही स्रोत के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटस्थ संबंधी जातियाँ अनंत काल तक साथ नहीं रह सकती और स्पर्धी रूप से घटिया, मतलब कि जो कमज़ोर है वो विलुप्त हो जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मतलब सुपीरियर वाली है वो इन्फीरियर, मतलब कि जो अच्छी जाति है वो अपने से कमज़ोर वाली को नष्ट कर देती है, क्योंकि एक साथ नहीं रह सकते ना, इसलिए। तो ये तो मतलब कि स्टेटमेंट फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। और
शाकाहारियों की बजाय मांसाहारी स्पर्धा द्वारा अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित होते हैं? क्या बताओ? मतलब मेरे पास ये शाकाहारी है और ये मांसाहारी है, तो इनमें से कौन, मतलब कि जब स्पर्धा करेंगे, मतलब कि साधारणतः शाकाहारी की बजाय मांसाहारी स्पर्धा द्वारा अधिक प्रभावित होते हैं क्या? तो देखो भैया, मांसाहारी तो कुछ भी खा लेंगे, वो कैसे भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन शाकाहारी के लिए ये थोड़ा कम है। तो देखो यहाँ पे उल्टा लिखा है, साधारणतः शाकाहारियों की बजाय नहीं, मांसाहारियों की बजाय शाकाहारी थोड़े अधिक प्रभावित होते हैं। शाकाहारी थोड़े कमज़ोर होते हैं तो अधिक प्रभावित। शाकाहारी क्या, शाक ही खाते हैं, मांसाहारी सब कुछ खाते हैं, इसलिए तो इसका ये गलत है और ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला सही है। तो पहला सही किस में है? इसमें है, तो इसका आंसर डी चला जाएगा, राइट। ये देखिए, जीन ए, ये भी मैचिंग वाला सवाल है। जीन ए, ये देखो ए दिख रहा है, ए, और देखो ये ए जो है ना वो ट्रांसएसिटाइलेज से संबंध है इसका। देखो मैंने इसे कैसे याद किया, ट्रांसएसिटाइलेज में भी ए आ रहा है, जगह जगह ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो मतलब ये जीन ए से संबंधित है। वाई जो है ये परमीएज से संबंधित है। कहाँ है? बी का तीसरा, बी का तीसरा किसमें? इसमें है, और ए का दूसरा किसमें? इसमें है। और देख लेते हैं और भी कोई ऑप्शन है क्या? बी का तीसरा, बी का तीसरा सिर्फ इसमें है, बी का तीसरा, बी का तीसरा सिर्फ इसमें, राइट। तो देखिए बी का तीसरा वाई परमीएज को कोड करता है और ए जो है ट्रांसएसिटाइलेज को, ए का दूसरा। तो इसी से हमारा ऑप्शन निकल गया, आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी देख लेते, जेड जो है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज से संबंधित है, यानी डी का होगा हमारा पहला। मतलब ये देखो तो सही है ना हमारा, सी का चौथा। आई जो है ये रिप्रेसर है, आई जो है ये इनहिबिटर होता है, यानी रिप्रेसर होता है, यानी मंदन होता है। एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ है, आई का मतलब मंदन होता है। आई का मतलब क्या होता है? दमनकारी, यानी मंदन, ना कि प्रमोटर। आई का मतलब होता है दमनकारी। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करते हैं लिगामेंट की। लिगामेंट एक डेंस इरेगुलर टिश्यू है क्या? अच्छा बताओ, लिगामेंट जो होता है इसे कैसे याद कर? लिगामेंट जोड़ता है बोन को बोन से। मैं इसे ऐसे याद कर सकते हैं, बबली जो है वो मेरी एक दीदी का नाम है, यानी कि बोन से बोन को कौन कनेक्ट करता है? वो लिगामेंट कनेक्ट करता है। और ये जो बबली है, बबली ये रेगुलर जाती है, कोचिंग जहाँ भी जाती है वो रेगुलर जाती है, यानी कि जो लिगामेंट है, ये देखो लिगामेंट ये बोल रहा है ये तो इरेगुलर है। नहीं, बबली जो है, बबली यानी बोन से जो बोन को कनेक्ट करता है वो लिगामेंट है, और लिगामेंट तो रेगुलर है। बबली एक लड़की है, वो रेगुलर जाती है, कहीं भी जाती है वो रेगुलर जाती है। तो देखो ये तो गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड वाला देख लेते हैं, कार्टिलेज डेंस रेगुलर टिश्यू है क्या? नहीं, कार्टिलेज जो है वो एक तरल संयोजी ऊतक है। हमने बात की थी जो कार्टिलेज होता है, यानी कि BCC, ब्लड बोन कार्टिलेज, ये होते हैं तरल संयोजी ऊतक। तो ध्यान रखिएगा। तो इसका सेकंड वाला जो हो गया वो भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड ऑल्सो इज फॉल्स, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही गलत हैं। तो थर्ड ऑप्शन चला जाएगा। अब ये आ गया हमारा एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जो बोल रहा है, उम्मीद आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। एमनियोसेंटेसिस है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, जी बिल्कुल सही है, लेकिन ये RCH प्रोग्राम यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा ए रॉन्ग है, ए हमारा रॉन्ग है। सेकंड देख लेते हैं, इसको बैन किया गया एमनियोसेंटेसिस के लिए, एमनियोसेंटेसिस को बैन किया गया है क्योंकि इससे हम लोग फीमेल पेस्टिसाइड को चेक कर लेते हैं, इसलिए इसको बैन किया गया है। जी बिल्कुल सही है, यानी रीज़न सही है, असर्शन जो है वो रॉन्ग है, यानी ये जो है ए सही है,
एक गलत है, सॉरी एक गलत है और रीज़न ट्रू है। जी इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। उम्मीद है आप लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया होगा। सही किया है तो अपने आप को दीजिए मार्क्स। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप लोग एक बार देख लीजिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मैचिंग में जो हमको सबसे अच्छे से आता है हम उसकी तरफ जाएंगे, यानी कि मुझे इसमें से आता है सैंडल जॉइंट। सैंडल जॉइंट को मैंने याद करने की ट्रिक बनाई है, देखो CMS, यानी कि कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब को बोलते हैं हम लोग सैंडल जॉइंट। और CMS से एक और ट्रिक भी बनती है, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। CMS यानी जो सिस्टीन है और म्यूथ्यूनिन है, ये दोनों एक अमीनो एसिड है और इन दोनों में ही सल्फर होता है। CMS सिस्टीन म्यूथ्यूनिन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। लेकिन यहाँ पर जो CMS जो मैं बोल रही हूँ, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब को बोलते हैं हम लोग सैंडल जॉइंट। देखते हैं डी का कहाँ लिखा है, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, यानी डी का तीसरा। लेट्स चेक कि डी का तीसरा कहाँ है। ओ देखो, डी का तीसरा सिर्फ एक ऑप्शन में हमारा आंसर आ गया। फिर भी हम देख लेते हैं कार्टिलेज जॉइंट जो होता है, यानी इसे हिंदी में देख लीजिए एक बार, उपास्थि युक्त संधि। उपास्थि युक्त संधि किस में होती है? तो देखो उपास्थि युक्त संधि जो वर्टिब्रेट है और वर्टिब्रल कॉलम जो है, वर्टिब्रेट और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होता है हमारा उपास्थि संधि। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे कशेरुक दंड में निकटवर्ती कशेरुक के मध्य, यानी कि बिटवीन वर्टिब्रा एंड वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होता है हमारा ए का दूसरा देखिए, और बी का चौथा, यानी इसे बोलते हैं कंदुक खल्लिका संधि, यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये होता है बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, यानी कि बी का चौथा। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ये था हमारा 154 का आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। राइट, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने सही किया होगा। और जो मैं बोल रही हूँ वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। जी, शुक्रवाहक। शुक्रवाहक को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेमिनल वेसिकल। तो पढ़ लेते हैं पहले आप लोग इसे सॉल्व करके देखिए। शुक्रवाहक शुक्राशय से एक वाहिनी प्राप्त करता है और मूत्र मार्ग में एक स्खलनी वाहिनी के रूप में खुलता है। जी बिल्कुल सही है। और सर्विक्स की गुहा को सर्वाइकल नाल कहते हैं, जो योनि के साथ बर्थ कैनाल यानी जनन नाल बनाता है। जी ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका आंसर होना चाहिए हमारे पास, एक बार आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए हमारे पास बी ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है। इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला कॉन्सेप्ट तो पूछा नहीं, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। अब बोला है कि अर्ली डायग्नोसिस में हम लोग कौन सी तकनीक एक रोग के प्रारंभिक उपचार के प्रारंभिक निदान में उपयोगी नहीं है। जो यहाँ पे नहीं है ना, उसे अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे सही समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमसे नहीं पूछा है, राइट, यानी कि एलिजा ये होता है हमारा RDNA टेक्नोलॉजी, PCR। ध्यान रखना, एलिजा, PCR और RDNA टेक्नोलॉजी, इनका यूज़ करते हैं हम लोग अर्ली डायग्नोसिस में, राइट। और जबकि सीरम और यूरिन जो होता है ना, इसको हम लोग जब बहुत ही खतरनाक डेंजरस स्टेज आती है तब हमें ये दिखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्ली डायग्नोसिस में हम लोग करते हैं एलिजा, PCR और RDNA टेक्नोलॉजी। लेकिन हमसे नहीं पूछा है, तो ये तो बहुत घातक स्थिति में होता है सीरम और यूरिन विश्लेषण जो होता है, तो इसलिए इसका आंसर थर्ड चला जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने सही किया होगा। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एलिजा किस पर बेस्ड होता है? एलिजा होता है, एलिजा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट ऐसे होता है एलिजा का नाम। और ये जो एलिजा है ये होता है एंटीजन एंटीबॉडी पर बेस्ड, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
मुझे लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आप लोगों ने इसे पढ़ लिया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज completely curable when detected early and treated properly। इसे देखते हैं, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है यौन संचरित रोगों का यदि जल्दी पता लग जाए और उसको ठीक से उपचार हो जाए तो पूर्णतः ठीक हो सकते हैं। यानी कि हमारे पास ठीक कौन हो सकता है, इनमें से कौन ठीक हो सकता है अगर उसका पता लग जाए तो ध्यान रखना हमेशा 3H के बारे में। कौन से H के बारे में? 3H के बारे में। ये 3H क्या है? H H H। H से हमारा HIV इन्फेक्शन, H से हमारा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस और H से हमारा हेपेटाइटिस बी। ये जो है अगर इनका पता भी चल जाए ना तो ठीक नहीं कर सकते हैं, जबकि जो हमारा सुजाक है इसे ठीक किया जा सकता है। यानी 57 का हमारा ऑप्शन होगा तीसरा। एक बार इसे यहाँ देखो H, यहाँ पर H है तो इसका पता भी चल जाए तो ठीक नहीं कर सकते। यहाँ पे भी देखो जेनाइटल हर्पीज़ है, ये भी देखो H है, तो इनका पता भी चल जाए ना तो ट्रीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें बोला है कि पता चलने पर ट्रीट किसको कर सकते हैं, तो वो होगा गोनेरिया। पूछा है कि कौन क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसे पहले करिए सॉल्व। क्या आप लोगों ने किया? तो देखिए हमारे पास बैक, यैक और PBR 322 ये जो है ना हमारे पास एक क्लोनिंग वेक्टर है, बैक यैक का कोई फुल फॉर्म बताएगा मुझे? बैक यैक और PBR ये हमारे क्लोनिंग वेक्टर है, जबकि जो प्रोब है ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या सिंगल स्ट्रैंडेड RNA कुछ भी हो सकता है, तो बल्कि ये हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, तो इसका आंसर ए चला जाएगा। मैंने पूछा था बैक और यैक का फुल फॉर्म। बैक और यैक का यूज़ हम लोग ह्यूमन जीनोम में भी करते हैं, और बैक का फुल फॉर्म है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यैक का फुल फॉर्म है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। हमसे पूछा है कौन क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, तो इसका आंसर चला जाएगा प्रो। सिंगल स्टैंडर्ड DNA या RNA को हम लोग बोलते हैं प्रो। अब हम लोग बात करते हैं CC के। ये देखो CC के, ये भी एक मैचिंग ही है, तो उम्मीद है आप लोग इसे कर रहे होंगे। आप लोग बोल रहे होंगे ये क्या बना दिया। ये हार्ट के चैम्बर हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रिया और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। ये जो ऊपर वाले एट्रिया से एक निकलता है हमारे पास ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये हमारे हार्ट के एट्रिया वाले भाग से निकलता है। तो ANF का संबंध किससे है? हार्ट से, राइट। तो C का दूसरा, देखो सिर्फ इसी में है, एक ही ऑप्शन देख के आंसर आ गया, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते। ADH जो है हमारी किडनी पर काम करता है, इसे ADH का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यानी ये जो डायूरेसिस यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी ये डायूरेसिस ज़्यादा यूरिन निकलता उसको ये कम कर देता है। और ये जो ADH है ये एक तरह से कटर भी है, यानी ये एक वैसो कंट्रिक्टर की तरह भी काम करता है। मैंने इसे ऐसे याद किया था जैसे मेरा नाम है AD अदिति, तो मतलब मैं काटती हूँ, यानी कि मैं काटती हूँ, तो मतलब ADH जो है एक कटर है, कटर की तरह यूज़ करते हैं, यानी एक वैसो कंट्रिक्टर है। बाकी हमारा ऑप्शन तो आ गया था C का दूसरे से ही, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। CC के देख लेते हैं, ये पैंक्रियाज से निकलता है, A का चौथा और B का तीसरा। GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, यानी इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड पर काम करता है, और ADH जो होता है किडनी पर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कौन एंडोमेम्ब्रेन, ये देख लीजिए आप लोग हिंदी मीडियम वालों, आप लोगों के लिए भी, कौन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है?
तो बताओ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, एंडोमेम्ब्रेन मतलब कि जिनके फंक्शन एक साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं, मतलब एक साथ जुड़े होते हैं, उसे बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की कौन कौन आते हैं उसकी ट्रिक है, ईजी लव। इसमें आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, राइट। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो आता नहीं है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यानी ए, इसे बोलते हैं सूत्र कणिका को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो ये नहीं आता, यानी ए ऑप्शन इसमें, ए ऑप्शन इसमें, ए ऑप्शन इसमें, बी नहीं होगा। कौन नहीं आता है पूछा है तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं आता है क्योंकि ईजी लव में तो नहीं आ रहा था ना, इसलिए सी भी नहीं होगा। यानी इसमें पूछा है कि कौन नहीं आते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं आता है, तो सी होगा इसका आंसर। और पेरोक्सीसोम भी नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? ईजी लव, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं, ये हैं एंडोमेम्ब्रेन के। और बाकी जो भी ऑप्शन आ जाए वो नहीं होते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, टीनिया। टीनिया आप लोग जानते हैं, टीनिया, टेपवर्म, ये प्लेटी हेलमिंथीज, राइट। और प्लेटी हेलमिंथीज में फ्लेम सेल होती हैं, ये फ्लेम सेल ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, यानी ए का हो गया हमारे पास थर्ड ऑप्शन। ओ सही पूछा था, ए का हो गया थर्ड ऑप्शन, ए की ऑप्शन देखते हुए आंसर आ गया, राइट। और पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम में हमारे पास होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पैरामीशियम यानी संकुचन रसदानी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, बी का दूसरा। सी का चौथा, पेरिप्लेनेटा में यूरिकोस ग्लैंड है, और फेरेटुमा यानी अर्थवॉर्म में होती है किडनी, तो इसका ऑप्शन 61 का डी यानी फोर्थ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन डाइजेशन से रिलेटेड है, 62 वाला, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ दो क्योंकि ये न्यू एनसीईआरटी में से हट गया है। ये भी क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे, आएगा नहीं, छोड़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो अच्छे से आता है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, कौआ मतलब कुक्कू और कौआ में जो होता है वो ब्रूड पैरासिटिज्म होता है, यानी बी का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। और ए का देखो पहला है, तो ए का पहला होगा। और माइकोराइजा एंड हायर प्लांट में जो संबंध होता है उसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, यानी कि ये हो जाएगा हमारा थर्ड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। डी का फोर्थ देख लेते हैं, एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो पशु बहुला है और चारण पशु, यानी कि मान लो ये भैंस है, ये मान लो भैंस है, भैंस के ऊपर एक बगुला बैठा है, बगुला, ये भैंस जब जा रही है तो वो घास से जा रही है, तो घास में कीड़े मकोड़े हैं, वो जो उड़ जाते हैं तो बगुला उनको खा लेता है। इससे भैंस को तो कोई नुकसान तो है नहीं, बगुले को फ़ायदा है, यानी एक को लाभ है और एक को कुछ नहीं, यानी कि डी का हो जाएगा चौथा, कमेंसुलिज्म बोलते हैं इसे। तो इसका आंसर मैंने बताया था सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद सॉल्व करिए, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ये क्वेश्चन मैं ढंग से दिखा देती हूँ एक बार। पूछा है कि मादा जनन चक्र के विषय में सही संबंध, राइट। नॉन प्राइमेट मादाओं में जनन चक्र के दौरान ईस्ट्रस यानी कि ईस्ट्रस साइकिल होती है जी,
हम प्राइमेट में आते हैं, जबकि कुत्ता, गाय ये नॉन प्राइमेट में आते हैं, उनमें होती है ईस्ट्रस साइकिल, तो ये बिल्कुल सही है, जबकि प्राइमेट में होती है मेनिस्ट्रस साइकिल। तो पहला बिल्कुल सही है, हमें सही पूछा है, यानी कि ये तो सभी ऑप्शन में है। अब पूछा है प्रथम ऋतुस्राव यौवनारंभ शुरू होता है तो जो उसे रजनोवृत्ति बोलते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी कैसे वृत्ति हो जाएगी, अभी कैसे पॉज लग जाएगा, अभी पॉज नहीं लगेगा, अभी तो मतलब पॉज कब लगता है? 50 वर्ष के बाद, राइट। तो यानी कि बी गलत है, बी नहीं होगा, तो थर्ड और फोर्थ तो हो नहीं सकता, हमें देखना चाहिए सी, क्योंकि डी तो इन दोनों में है। तो देखो मेनिस्ट्रुअल साइकिल की अनुपस्थिति यानी ऋतुस्राव की अनुपस्थिति सगर्भता का सूचक है, जी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और डी देख लेते हैं, चक्रीय ऋतुस्राव रजोदर्शन से रजोनुवृत्ति तक होता है, जी बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ए ए। उम्मीद है आप लोग कर रहे होंगे अच्छे से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में। निम्न तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है, जी बिल्कुल सही है। और ज़्यादा तापक्रम हो जाता है तो क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है, क्योंकि ऊष्मा से प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। जब संदमन जो मैंने अभी पहले बोला था, जब संदमन अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से काफ़ी समानता रखता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित यानी नष्ट कर देता है, तो उसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संघ में वयस्कों में अरीय सममिति नहीं पाई जाती है, राइट। तो हम लोग जानते हैं रेडियल सिमेट्री किस में पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री। एक बार आप लोग देख लीजिए इसका आंसर, आप लोगों ने इसका आंसर उम्मीद है कर लिया होगा। तो हमसे पूछा है रेडियल सिमेट्री किस में पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री जब भी बोले तो आप लोग जैसे कि पेपर में बोर्ड में आप लोगों ने लिखते लिखते आप लोग थक जाते तो आप लोग लिख देते ETC, इसका बहुत महत्व है, यानी इत्यादि यानी आदि, यानी कि रेडियल सिमेट्री मिलती है हमारी एकाइनोडर्मेटा में, टीनोफोरा में और सीलेंट्रेटा में। तो एकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा तो ये तो है, लेकिन हेमिकॉर्डेटा में रेडियल सिमेट्री नहीं 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 मिलती है। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जब भी करो तो हमेशा नहीं जो होता है ना, ये हमारा की कॉन्सेप्ट है, तो इसे हम गोला कर लेंगे, राइट। अब देखते हैं ये वाला वासेक्टोमी क्या है। तो पहले हम लोग देखते हैं सहेली। सहेली, अच्छा मुझे बताओ सहेली स्टेरॉयड है या नॉन स्टेरॉयड है? तब तक हम करते हैं, सहेली जो है ओरल मेथड है, यानी कि डी का फर्स्ट सिर्फ इसी ऑप्शन में राइट, देखो तो हमारा ये ऑप्शन चला जाएगा। तो हमने पूछा था सहेली जो होती है नॉन स्टेरॉयडल होती है, इसे सहेली को CDRI कितनी बार पढ़ चुके हम लोग, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाई थी, राइट। तो वासेक्टोमी एक सर्जिकल मेथड है, राइट, सर्जिकल। कॉइटस इंटरप्ट एक नेचुरल मेथड है और सर्वाइकल कैप एक बैरियर मेथड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी डाइजेशन से रिलेटेड है, इसे हम लोग काट देते हैं, न्यू NCERT में नहीं है इसलिए। अब कौन सी रक्त कणिकाओं, एक बार आप लोग देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैं जूम कर देती हूँ। कौन सी रक्त कणिकाओं में HIV प्रतिकृति करता है और संतति विषाणु पैदा करता है, मतलब HIV इन्फेक्शन कहाँ करता है, तो वो TH, यानी हमारी सबसे पहले जो HIV इन्फेक्ट करता है तो उससे सबसे पहले हमारी हेल्पर T सेल को निपटा देता है। और ईस्नोफिल, बेसोफिल ये एलर्जिक रिएक्शन में यूज़ होते हैं, राइट। अब पूछा है फेफड़ों की जैव क्षमता यानी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में हम लोग जानते हैं RV की कोई बात नहीं होती, देखो RV की कोई बात नहीं होती, और वाइटल कैपेसिटी में होता है IRV इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस TV।
जो हम टीवी देखते देखते सांस लेते हैं वो वाली, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 500 होती है, प्लस ERV, तो ये आते हैं हमारे वाइटल कैपेसिटी में, राइट। तो देख लेते हैं कहाँ है ERV, RV और TV। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों ने किस किस का सही हो मुझे बताना। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद सॉल्व कर लीजिए, देखिए पॉज कर लीजिए, मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ। (72) वाला क्वेश्चन, राइट। तो एक प्रोटीन की कल्पना रेखा से की गई, एक प्रोटीन है उसको, उसकी कल्पना एक रेखा, सीधी रेखा से की गई, और इसका जो बायां सिरा प्रथम अमीनो एसिड, उसे हमने C सिरा कहा। बायां सिरा यानी कि इसे हम लोगों ने कहा लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट फर्स्ट अमीनो एसिड, जिसे हमने C कहा। तो देखो इसे मैंने कैसे याद की, मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होती थी, राइट। लेफ्ट, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि इसने लेफ्ट एंड को C कहा है, राइट, और C को इसने फर्स्ट कहा है, तो G ये बिल्कुल गलत है। जो देखो आप लोगों ने, जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, मेरे जो संपर्क में जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड नहीं, जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो हमेशा फर्स्ट आते हैं। तो देखो उसने बोला है C, जो C वाले लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो हमेशा, देखो क्या बोल रहा है ये, अंतिम बोल रहा है, अंतिम आते हैं। नहीं, जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं ना, लेफ्ट हैंडेड होते हैं, वो हमेशा फर्स्ट आते हैं, और फर्स्ट आने वाले को हम लोग N बोलते हैं, N यानी कि N टर्मिनल बोलते हैं, राइट। एंड मेरी एक फ्रेंड है, वो हमेशा फर्स्ट आती थी और लेफ्ट हैंड से लिखती थी, उसका नाम था नैन्सी जो थी लेफ्ट हैंडेड लिखती थी और हमेशा फर्स्ट आती थी। तो N से हो गया N टर्मिनल, फर्स्ट आता है और लेफ्ट हैंडेड होता है। तो देखो इसने बोला है कि जो लेफ्ट हैंडेड है उसे C बोला है, तो पहले ही गलत हो गया कि लेफ्ट हैंडेड जो होता है, लेफ्ट हैंडेड जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग N टर्मिनल, और वो फर्स्ट आता है, राइट। तो इसने बोला ये अंतिम आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब वयस्कों में जो हीमोग्लोबिन होती है वो 4 सब यूनिट में होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा। जी ये बिल्कुल सही है, पहला गलत है और सेकंड सही है। हाँ, पहला गलत है और सेकंड बिल्कुल सही है, राइट। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जी बिल्कुल सही है कि ब्लास्टोसिस्ट में ही तो इम्प्लांटेशन होता है, सही है। निषेचन की अनुपस्थिति में कार्पस ल्यूटियम का ह्रास हो जाता है, ठीक है, और जिसके कारण अंतःस्तर यानी एंडोमेम्ब्रेन जो होती है वो टूटने लगती है, कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है और एंडोमेम्ब्रेन टूटने लगती है। जी ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा है कि व्याख्या है या नहीं, तो इसे एक बार आप लोग बताइए कि क्या ये व्याख्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आप लोग बता रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं। देखो निषेचन की अनुपस्थिति, मैंने इसे कैसे बताया कि रीज़न पढ़ लेते हैं हम लोग, रीज़न पढ़ते हैं हम लोग पहले। निषेचन की अनुपस्थिति में पीट पिंड यानी कार्पस ल्यूटियम का ह्रास है, जिसके कारण एंडोमेम्ब्रेन का विखंडन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ब्लास्टोसिस्ट में अंतरोपण के कारण गर्भाशय अंतःस्तर, मतलब कि इसीलिए ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांट होना आवश्यक है। जी ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम का डीजनरेट हो रहा है, तो अगर मतलब कि ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेम्ब्रेन से जुड़ जाती है तब एंडोमेम्ब्रेन नहीं टूटेगी ना, तो इसलिए इसका आंसर होगा तीसरा। सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन होगा तो कार्पस ल्यूटियम क्यों टूटेगी, लेकिन ये बोल रहा है टूट जाएगी, तो एक्सप्लेनेशन नहीं है करेक्ट, राइट। अब पूछता है हमसे अनुकूली विकिरण दिखाने वाले ऑस्ट्रेलिया शिशुधारी के मतलब सही सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते थे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल
और यहाँ पे हम लोग लिखते थे प्लेसेंटेशन यानी अपरा वाली। तो इसमें हम लोग, मैंने ऐसे याद किया था, एनसीईआरटी में जो टेबल दी हुई है ना, उसे आप अपने मदर टंग में याद कीजिए। यानी हिंदी मीडियम में तो जैसे हिंदी में ही याद करना, और इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही याद करना, अपनी मदर टंग में याद करना इसे। अपरा वाले तो जो इसमें आता है मोल, इसमें आता है मोल, तो ऑस्ट्रेलिया में इसे बोलते हैं मार्सूपियल मोल, मार्सूपियल मोल। और सेकंड होता है लीमुर, 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 तो लीमुर को बोलते हैं स्पॉटेड कुसकुस। तो देखो यहाँ पे लीमुर जो है अपरा में आ रहा है, लीमुर जो है अपरा में आ रहा है। हमें ऑस्ट्रेलिया का पूछा तो इसमें लीमुर तो नहीं होगा, तो लीमुर नहीं होगा। तो और थर्ड भी देख, लीमुर, स्पॉटेड कुसकुस। नूमबैट को बोलते हैं हम लोग, नूमबैट को बोलते हैं हम लोग टाइगर कैट, नूमबैट को हम लोग बोलते हैं बॉम्बैट, बॉम्बैट का ही दूसरा नाम है टाइगर कैट। तो देखो नूमबैट जो है अपरा में आ रहा था, लीमुर अपला में आ रहा था, राइट। मोल, मार्सूपियल मोल, मोल अपरा में आ रहा था और मार्सूपियल मोल किस में आ रहा था, ऑस्ट्रेलिया में आ रहा था, तो मोल वाला भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, बॉम्बैट टाइगर कैट। देखिए तस्मानियाई भेड़िया, देखो मैंने ऐसे बोलता वुल्फ, तस्मानियाई वुल्फ, बॉम्बैट टाइगर कैट। जो टाइगर कैट था, लीमुर जो था, उसे बॉम्बैट बोला था हमने, तो ये इसमें आ रहा सुदानी मोल और तस्मानियाई भेड़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक बार।